नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारे खास कार्यक्रम बजट 2024 और बजट 2024 के ठीक पहले एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, उस पर आपको सीधे लिए चलते हैं। आईएमएफ ने अपना नया आउटलुक जारी किया है। आईएमएफ की अगर हम आउटलुक की बात करें तो उसमें विश्व की अर्थव्यवस्था को लेकर के बड़े ऐलान किए गए हैं और बड़ा ऐलान भारत को लेकर के भी है। भारत की विकास दर को लेकर के एक बड़ा ऐलान किया है, विकास दर के अनुमान को बढ़ा दिया है। ये आईएमएफ ने एक बड़ी घोषणा की है। बजट से ठीक पहले 20 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी की गई है। जो पहले का अनुमान, जो अक्टूबर का अनुमान था, उसमें अब देश की अर्थव्यवस्था 6.5% की जगह 6.7% की ग्रोथ करेगी, ऐसा आईएमएफ का मानना है। बजट से पहले ये बड़ा दावा। वैश्विक विकास दर में भी बढ़ोतरी का अनुमान, यह आईएमएफ का कहना है। जो नया ताजा आउटलुक अभी थोड़ी देर पहले जारी किया गया है, ये एक बड़ी खबर जो अभी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। जो ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक है उसमें भी 20 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी की गई है। 3.1% का अनुमान जताया गया है वैश्विक अर्थव्यवस्था में। यानी अब धीरे धीरे स्थितियां बदल रही हैं वैश्विक स्तर पर। थोड़ा सा जो कोविड की वजह से दिक्कतें आनी शुरू हुई थी, अब वहां पर स्थायित्व तो आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन भारत को लेकर के आईएमएफ ने क्या कुछ बड़े ऐलान किया है उसको बताते हैं आपको। सबसे बड़ी बात कि 20 बेसिस पॉइंट्स का जो बढ़ोतरी की गई है, अब 6.7% की बढ़ोतरी भारत के विकास दर को लेकर की गई है और ये बजट से 2 दिन पहले की गई है, इसलिए ये काफी बड़ी खबर हो जाती है। हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। आईएमएफ का बड़ा बयान आया है। 6.5% की तरह जगह अब 6.7% का विकास दर भारत को लेकर के जताया गया है। उसकी क्या कुछ वजह हैं उस पर हम चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। लेकिन वापस लौटते हैं आज के इस बजट प्रोग्राम पर, जिसमें आज का हमारा फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि बुनियादी ढांचा अर्थव्यवस्था का एक ऐसा आधार है जो सभी को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। 1 फरवरी 2024 को जब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना अंतिम बजट पेश कर रही होंगी, अंतरिम बजट पेश कर रही होंगी, तो देश ये जानना चाहेगा कि बुनियादी ढांचे पर सरकार का कितना बड़ा फोकस है। हम चर्चा करेंगे अलग अलग क्षेत्रों पर, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। पूरे देश को उम्मीद है कि 2024 का बजट भारत के बुनियादी ढांचे क्षेत्र के लिए एक समग्र एजेंडा निर्धारित करेगा। रेलवे, सड़कें, विमानन, बंदरगाह और औद्योगिक विकास, विशेष रूप से टियर 2 और टियर 3 शहरों में बुनियादी ढांचे के विकास पर फोकस रह सकता है। सरकार ने बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए 10 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जो पिछले वर्ष से 33% अधिक है और सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% है। बुनियादी ढांचे पर यह प्रमुख फोकस प्रगति, नवाचार को बढ़ावा देने, रोजगार सृजन और नागरिकों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक मजबूत नींव रखता है। विकसित भारत के लिए फिजिकल, डिजिटल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी भविष्य की जरूरतों के हिसाब से होना चाहिए। यही वजह है हमारी सरकार ने पिछले 9 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले खर्च को बढ़ाकर इस साल 10 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। ये पहले के मुकाबले 6 गुना ज्यादा है। जनवरी में ही अयोध्या धाम में राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा के तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सूर्योदय योजना की शुरुआत की, जिसमें 1 करोड़ घरों के ऊपर सोलर टॉप पैनल लगवाने का लक्ष्य रखा गया है। उम्मीद की जा सकती है कि बजट में इसके लिए कुछ प्रावधान होंगे। हाल में ही भारत इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट 2023 जारी की गई। रिपोर्ट में सरकार 2024 में बुनियादी ढांचे के क्षेत्र को उच्च वृद्धि वाला वर्ष बनाने का इरादा रखती है। बजट 2024 परमाणु ऊर्जा जैसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों पर महत्वपूर्ण जोर दे सकता है। बजट 2024 में रेलवे के बजट में रुकी हुई परियोजनाओं के लिए ज्यादा धन आवंटित हो सकता है। ग्रामीण सड़क की परियोजनाओं के लिए भी बजट आवंटन बढ़ने की उम्मीद है। विश्व बैंक रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार को शहरों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अगले कुछ सालों में 7 लाख करोड़ रुपए निवेश करने की जरूरत होगी।
उम्मीद है कि शहरी विकास की परियोजनाओं और सार्वजनिक परिवहन के लिए वित्त मंत्री अतिरिक्त फंड की व्यवस्था कर सकती हैं। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो बजट 2024 में बुनियादी ढांचा एक बहुत बड़ा फोकस होने जा रहा है। ऐसा 2022 में हमने देखा कि पीएम गति शक्ति योजना, जो कि 111 लाख करोड़ रुपए की बड़ी योजना है, उसकी शुरुआत की गई। 2 साल उसके पूरे हो चुके हैं। क्या कुछ है उसका असर जमीन पर, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पिछले साल की अगर हम बात करें तो 10 लाख करोड़ रुपए का एक बड़ा आवंटन किया गया, जो कि 33% ज्यादा था कैपेक्स के लिहाज से। वो एक बड़ी खबर जो कि सभी को सकारात्मक तरीके से प्रभावित करता है। इस वक्त डॉक्टर रंजीत मेहता जुड़ रहे हैं, कार्यकारी निदेशक पीएचडी सीसीआई, और विजय कुमार दत्त, जो कि पूर्व अतिरिक्त सदस्य हैं रेलवे बोर्ड के, वो आ चुके हैं। दोनों ही मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। रंजीत जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहते हैं। ये जो 3 सालों से लगातार हम देख रहे हैं कि बुनियादी ढांचे पर सरकार का फोकस है, ये दिशा में दिखाता है कि इस बार भी वित्त मंत्री बुनियादी ढांचे को निराश नहीं करेंगी। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। ये बल्कि मैं ये कहूँगा कि ये सिर्फ पिछले 3 साल से नहीं, जब से मोदी सरकार आई है 2014 के बाद, हमने देखा पिछले दशक में पूरा जो फोकस काफ़ी रहा है, बहुत इम्पॉर्टेंट फोकस रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। क्योंकि जैसे जैसे भारत 21वीं सदी का भारत, जो हमारा नया भारत बनाने की जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने परिकल्पना की है, तो जिस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, उसमें जो सबसे पहला असर पड़ता है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में। सो इसलिए जो है भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर 21st सेंचुरी की नीड्स के हिसाब से होना चाहिए। एंड स्पेशली अगर आप देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर जब बेहतर होता है तो उसमें जो हमारे नागरिकों के क्वालिटी ऑफ लाइफ में ही फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी उसमें कम होता जाता है। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बेहतर होगा तो सीमलेस कनेक्टिविटी, जब शहरों से गाँव तक, रूरल से अर्बन तक पूरी जो सीमलेस कनेक्टिविटी होगी, तो उसी से लोग फ्रीली आ जा सकते हैं और जो माल का आवागमन अच्छी तरह से कर सकते हैं। और दूसरा, जब हम देश में देख रहे हैं कि हम सारे जो हमारे देश को, भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का जो हमारा एक सपना है, उसमें कई हद तक हमें सफलता मिल चुकी है। तो उस संदर्भ में मैं समझता हूं जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमें इस बार भी देखने को मिलेगा कि सरकार का इसमें खास फोकस रहेगा। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जब बनता है तो उससे कई रोजगार की संभावनाएं पैदा होती हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ पे आते हैं, जो कंपनीज यहाँ पे आते हैं, जब तक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं होगा तो वो जो है उनको बिजनेस करने में, थोड़ी सी जाने में बिल्कुल सही दिक्कतें कहा होती आपने। हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे फोकस है, लॉजिस्टिक्स पे फोकस है, इंटीग्रेटेड जो प्लान से बनाए जा रहे हैं, जो जितने भी ट्रांसपोर्ट के मोड हैं। विजय दत्त साहब, चूंकि आप रेलवे से जुड़े हुए हैं, पिछले साल हमने देखा कि रेलवे के बजट में सबसे ज़्यादा करीब 9 गुना की बढ़ोतरी हुई 2013-14 से, अगर हम कंपेयर करें तो। और 2 साल पहले देखें तो जब गति शक्ति का ऐलान किया गया तो 400 वंदे भारत ट्रेन का ऐलान किया था वित्त मंत्री ने। तो बजट एक बहुत बड़ा माध्यम होता है, और रेलवे में सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट होना, इतना प्यार करती हैं वित्त मंत्री जी इस पूरे सेक्टर को, तो किस तरह की उम्मीदें इस बार लग रही हैं आपको? बहुत अच्छी उम्मीदें। जो इस वर्ष का जो वित्त मंत्रालय ने डिटेल जारी किया है, उन्होंने कहा 2.3 लाख करोड़ जो आवंटित हुआ था पिछले वर्ष में, उसमें से 1.6 लाख करोड़ ऑलरेडी खर्च हो चुका है। और जो इससे जो रिजल्ट्स निकले हैं वो बहुत ही अच्छे। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जो प्रधानमंत्री की दिशा है, विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, लेकिन ये जलवायु परिवर्तन को देखते हुए उसमें जो एमिशंस हैं, जितना हम रेलवे से चलते हैं एमिशंस कम, 95% एमिशन रोड सेक्टर से हैं। रेलवे से तो अब भारतीय रेलवे पूर्ण तरह से विद्युतीकृत हो गई है, जो कि विश्व की एक ही लाइन है। और अब हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा, और जैसे मोदी जी ने कहा COP में कि हम 2030 तक उसको पूरी तरह से कार्बन न्यूट्रल कर देंगे। इसका अर्थ ये है कि जो भी बिजली उसमें जाएगी चलाने के लिए वो अक्षय ऊर्जा। तो
जो रेलवे का विकास हो रहा है, बहुत अच्छा विकास हो रहा है और उसमें नए नए आयाम गति शक्ति से आपने कहा जुड़ रहे हैं। जैसे मैं कहूँगा, क्षमता विस्तार तो हो रहा है, दोहरीकरण हो रहा है, गेज कन्वर्जन हो रहा है, विद्युतीकरण 100% इस बार हो जाएगा। हम विश्व की एक ही रेलवे होंगी जो कि 100% विद्युतीकृत होंगी जी। और उसके बाद हम ज्यादा से ज्यादा उस अक्षय ऊर्जा से चलती जाएगी। एक जो नई दिशा आ रही है, जो कि घोषणा की गई थी कि जो हमारे एक्सप्रेसवेज हैं उसके अलॉन्ग रेलवे लाइन बिछाई है, उसे एक दिशा और मिली है। देखिए, एक्सप्रेसवे की जो होती है 50 किलोमीटर के बाद 60 किलोमीटर के बाद एक एग्जिट होगी। जो बीच के लोग हैं, अगर रेलवे होगी तो उनके लिए भी सुगमता प्राप्त होगी। देखिए, नई दिशा है जिसमें मैं उम्मीद कर रहा हूं कि और आवंटन आएगा और नई घोषणाएं आएंगी। एक जो कि अभी विचार जो कि आया है 2 दिनों में, कि जो हमारे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे है, जी, जी, वेस्टर्न जी, एक्सप्रेस जी, पेरिफेरल वे है, जी। उसके चारों ओर एक रेलवे बनाई जा सके, जिससे कि पेरिफेरल एक्सप्रेस वे के जो एग्जिट पॉइंट्स के बीच के लोग हैं वो रेल यूज कर पाए और कार्बन न्यूट्रल वे में यूज कर पाए। बिल्कुल सही कहा और आपने एक सर। जो इंटीग्रेटेड अप्रोच है ट्रांसपोर्ट को लेकर के, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करने के लिहाज से वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और रेलवेज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आपने कहा कि नेट जीरो हमें 2030 तक बनाना है और इलेक्ट्रीफाई करना है, उसमें एक बड़ा ऐलान हो सकता है। मैं छोटा सा ब्रेक लेता हूं सर। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो पीएम गति शक्ति योजना कहां तक पहुंची है और क्या कुछ बड़ा फोकस रहा पिछले साल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, उसके बारे में आपको बताएंगे। कहीं मत जाइए, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बजट 2024। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। जालिम लोशन का ऑरिकैम ग्रीन ऑइंटमेंट, कील मुहासे, फोड़े फुंसी, घाव, जले कटे पर गुड़कारी। हर्बल एंटीसेप्टिक क्रीम ग्रीन ऑइंटमेंट। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। मोदी सरकार की गारंटी, कोई नहीं रहेगा भूखा। हर महीने 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है मुफ्त राशन। हमारा संकल्प, विकसित भारत। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह एसबीआई भी आपका फैन है, इसलिए एसबीआई आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू एमएसएमईज और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, एसबीआई बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। एसबीआई, देश का फैन। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बजट 2024 और हम बात कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। इंफ्रास्ट्रक्चर न केवल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है बल्कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी सरकार का बड़ा फोकस है। अब देखते हैं कि लंबी अवधि के लिए बुनियादी ढांचे पर जो बजट का फोकस रहा था बीते बजट का, वो कहां पर रहा था। बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए सरकार ने पूंजीगत खर्च, जिसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, उसमें 33% की बढ़ोतरी की। ये एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी है, लगातार साल दर साल ये की जाती रही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट, बजट के बुनियादी ढांचे के लिए सरकार ने 10 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की। ये एक बड़ी रकम है जो आसानी से आपको समझ में आती है कि कितना बड़ा फोकस है सरकार का। प्रधानमंत्री आवास योजना, उसका खर्च सबसे ज़्यादा बढ़ा, 66% बढ़ा, करीब 79,000 करोड़ रुपए की ये आवंटन देखा गया। रेलवेज को देखें, 2.4 लाख करोड़ रुपए का जो पूंजीगत परिव्यय प्राप्त होगा, 13-14 से अगर आप तुलना करें तो अब तक का सबसे बड़ा 9 गुना का आवंटन देखा गया। सड़क परिवहन की बात करें, 36% की बढ़ोतरी देखी गई, 2.7 लाख करोड़ का बजट आवंटन। ये इस साल के लिए जो अभी चालू वित्त वर्ष चल रहा है, खर्चे हो रहे हैं, लगातार आउटकम बजट हमारे सामने आ रहे हैं। टियर 2, टियर 3 शहरों में शहरी बुनियादी ढांचा का निर्माण कैसे किया जाए, उसके लिए UIDF की स्थापना की गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नया पारिस्थितिकी तंत्र, कोयला, बंदरगाह, खाद्यान्न, इस्पात और उर्वरक अनाज क्षेत्रों के लिए कनेक्टिविटी की एक नई योजना, उसको शुरुआत किया गया है।
और उसमें जो 100 महत्वपूर्ण परिवहन की योजनाएं हैं उसमें कुल 75,000 करोड़ रुपए की निवेश की योजना है, जिसमें 60,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगी और 15,000 करोड़ रुपए निजी क्षेत्र से आने हैं। राज्य सरकारें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उनके निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए 50 साल के ब्याज की जो ब्याज मुक्त ऋण की योजना है उसको विस्तार दिया गया है 1 साल के लिए। हो सकता है इसमें और विस्तार दिया जाए। राज्यों को पूंजीगत विकास के लिए ग्रांट दिया जा रहा है जो कि जीडीपी का 1.2% है। इतना बड़ा ग्रांट जो कि वो वापस नहीं करना है, तो जीडीपी का 3.5% का अनुदान अगर मिला लें तो ये पूरा का पूरा राज्यों के पास 4.7% जीडीपी का खर्च करने के लिए मौका है। कितना बड़ा लेवरेज दिया गया है, राज्य सरकारों को इसका इस्तेमाल करना चाहिए। एयरपोर्ट्स की बात करें, 50 नए एयरपोर्ट्स, 3100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। साथ ही साथ शहरों को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए 16,000 करोड़ रुपए का आवंटन इस बजट में किया गया। तो आपको ये समझाने की हमने कोशिश की कि ये फोकस कहां पर था। और डॉक्टर रंजीत मेहता हमारे साथ जुड़े हुए हैं पीएचडी सीसीआई से, और विजय कुमार दत्त जी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। रंजीत जी, पिछले साल का फोकस तो हमने दर्शकों को बताया, गैप्स कहां पर हैं, कहां पर सरकार फोकस कर सकती है इस बार? मैं समझता हूं कि सरकार का फोकस बड़ा कंसिस्टेंट रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर में। और दूसरी बात जो है, जैसे कि रेलवे में बहुत अच्छा फोकस रहेगा इस बार, और जिस तरीके से पिछले कई 2-3 वर्षों में रेलवे में काफ़ी फोकस रहा है। और दूसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात मुझे लगती है वो है वाटरवेज पे, क्योंकि हमारे देश में अगर आप देखें तो करीब 10 या 11 वाटरवेज 2014-15 में होते थे, लेकिन आज जो है 111 ऐसी रिवर्स हैं जिसको नेशनल वाटरवेज डिक्लेयर कर दिया गया है। और कई उसमें ऑलरेडी नदियों में जो आप वहाँ से प्रयागराज से आप देखिए, वहाँ पे हल्दिया से देखिए, और कई जो है वाटरवेज शुरू भी हो चुके हैं। और जो वाटरवेज पे सरकार का मुझे लगता है फोकस बहुत इस बार और भी रहेगा, क्योंकि रोड ऑलरेडी हमारे यहाँ लार्जेस्ट रोड नेटवर्क ऑलरेडी बन चुका है, एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं। और ओवरऑल मुझे लगता है एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो कि जिसमें कि पोर्ट की कनेक्टिविटी है रेल से, और रोड है, गांव में जो रोड हैं, विलेजेस में जो रूरल एरियाज़ में रोड हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में काफ़ी हम उम्मीद कर रहे हैं कि उसमें अच्छा खासा उसमें आउटले का प्रोविज़न किया जाएगा। जो इस जैसे आपने सही कहा कि ये सिर्फ फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं है, इसमें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें एजुकेशन सेक्टर में है, और आपने हेल्थ सेक्टर में है। इसमें हम उम्मीद करते हैं कि ज़रूर ये सरकार इसमें काफ़ी आउटले इंक्रीज़ करेगी। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत ऑलरेडी एक एग्जाम्पल बन चुका है दुनिया में, जिस तरीके से कोविड के टाइम में हमने अपनी कैपेबिलिटीज़ बढ़ाई हैं, और लोगों को जो कोविन ऐप है और किस तरीके से हमने मैक्सिमम लोगों को गांव तक जो है वो सुविधाएं प्रदान करी हैं। और जो आज भारत का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस तरीके से जो सर्विस डिलीवरी सिस्टम में डिजिटाइजेशन से इम्प्रूवमेंट आई है, जिसमें लास्ट पर्सन इन द क्यू जो कि विलेजेस में है, उसके डायरेक्ट अकाउंट में जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, ये एक बहुत ही बड़ा गेम चेंजर है। मैं समझता हूँ कि ये जो है एक उदाहरण बन चुका है भारत, और जिस तरीके का हमारे यहाँ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये जो है G20 में भी देखा गया कि किस तरीके से लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया। बिल्कुल सही कहा आपने, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट स्टेज की तैयारी है। अब जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं डिजिटाइजेशन में, पूरे देश की इकॉनमी को फोकस करने के लिए, ईज़ ऑफ डूइंग के लिए, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, ईज़ ऑफ लिविंग के लिए जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाना है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, साइबर सिक्योरिटी पर हमने फोकस देखा। अब लगता है कि नेक्स्ट जेन डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार फोकस कर रही है। 6G का शायद रोड मैप, उसके लिए कुछ हमें देखने को मिल सकता है। विजय दत्त साहब, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मेक इन इंडिया कितना बड़ा फोकस होगा, कितनी बड़ी मदद मिलेगी बजट से, खासतौर पर रेलवेज पे? और हम देख रहे हैं कि आदर्श रेलवे स्टेशंस का जो निर्माण किया जा रहा है बहुत सारे शहरों में, और मुझे लगता है कि अगले 4-5 सालों में कई सारे ऐसे शहरों के रेलवे स्टेशन होंगे जिसमें आपको अच्छा लगेगा जाने में। तो ये जो 2 बड़ी चीज़ें हैं रेलवेज के लिए, उस पर कितना बड़ा फोकस हो सकता है? बहुत आपने अजय जी बात कही, आत्मनिर्भर। देखिए, भारत रेल एक यही, अगर आप किसी भी कोच में जाएं, स्टेशन पे जाएं, आपको जितनी चीज़ें मिलेंगी सब मेक इन इंडिया मिलेंगी। और अब जो बड़ा निर्माण है, लोकोमोटिव हैं, कोचेस हैं,
वंदे भारत है, ये तो आत्मनिर्भर की तरफ, मतलब भारतीय रेलवे तो अग्रणी रही है और मोदी जी के नेतृत्व में और आगे बढ़ती जा रही है। एक जो अच्छी बात ये है सरकार के साथ, पॉलिसी कंसिस्टेंट है। अब नेशनल रेल प्लान 2030 तक क्या होगा उन्होंने किया गया और उसको पालन किया जा रहा, और जैसे कहा गया कि 12 लाख करोड़ 2030 तक खर्च किए जाएंगे, और उसमें यह भी कहा गया कि क्या क्या किया जाएगा। मैं जल्दी से ये बताना चाहूँगा, जैसे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर करीब करीब कंप्लीट हो चुका है, और इससे बिल्कुल जो हमारी लदान है उसमें बहुत ज़्यादा उछाल आएगा। वंदे भारत उसी रफ्तार से चलती जा रही है, अमृत भारत ट्रेन चलती जा रही हैं, और इसके अलावा EMUs हैं, मेट्रो है, और एक और क्षेत्र है जो सबर्बन है, जैसे बेंगलोर सबर्बन है। बेंगलोर शहर हमारा सिलिकॉन वैली जैसा शहर है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो सबर्बन, जैसे बॉम्बे सबर्बन है, इस तरह से ये एक विजन है जो बहुत दिनों से रुका पड़ा था, बेंगलोर सबर्बन बन रही है। उसमें भी काफी मैं देखता हूँ कि काफी सारा इस बजट में ध्यान दिया जाएगा। विजय दत्त साहब, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। इस प्रोग्राम में मेरे पास वक्त इतना ही है। रंजीत मेहता जी, आपका भी शुक्रिया, आपने वक्त निकाला इस कार्यक्रम के लिए। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो फोकस है वो हम देख रहे हैं कि लगातार बढ़ता ही जा रहा है, और PM गति शक्ति योजना की बात करें तो उस पर भी काफ़ी बड़ा फोकस है। लेकिन छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो PM गति शक्ति योजना के बारे में बताएंगे। कहीं मत जाए, आप देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम बजट 2024। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा, और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही SBI में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर। SBI सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। अरे भाई, तुम्हें तो बहुत खांसी आ रही है। चलो, पास में ही आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, दिखा दूं। जांच और उपचार दोनों मुफ्त हो जाएगा। और अगर कुछ बड़ा निकल गया तो आयुष्मान कार्ड है ना, 5 लाख तक मुफ्त उपचार कहीं भी कभी भी। मोदी जी की गारंटी है ये। तेरे पापा मेरे सामने ही बनवाए थे कार्ड। और बताऊं, मोदी जी ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खुलवाकर महंगी दवाइयों से मुक्ति दिला दी है हम सबको। यहाँ दवाइयाँ सस्ती और अच्छी मिलती हैं। ये तो जानता हूँ, पापा भी वहीं से दवाई लेते हैं। देखा, सबको उत्तम स्वास्थ्य सेवा सुविधा देने की मोदी जी की गारंटी। करोड़ों लोग लाभ ले रहे हैं, आओ हम भी लें। मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। महंगे इलाज की छुट्टी, मोदी की गारंटी। भैया जी, सारी तैयारी कर ली अपने गोपाल की शादी की, आप चिंता ही मत कीजिए, लच्छू सब संभाल रहा है। अच्छा भैया जी, जैसे आप बताए थे सेम टू सेम जूते आ गए हैं, शेरवानी फिट करा लिया है और टोपी एकदम लल्लन टॉप। भैया जी, यहाँ का भी अपॉइंटमेंट ले लिया हमारे लिए। हमने कहा था ना भैया जी, लच्छू सब संभाल रहा है, एकदम हीरो बना के ले जाएंगे अपने भाई को। वहाँ बात की परिवार नियोजन। भैया जी, ऐसी बातों में मर्दों का क्या काम? वाह, अपने परिवार की प्लानिंग में तेरा कोई काम नहीं। जब बहू आएगी तुझसे पूछेगी बुड़बक कि परिवार नियोजन का कौन सा तरीका अपनाना है तो क्या कहेगा? लच्छू संभाल रहा है। क्या बोल रहे हैं भैया जी? फोन लगा, और सिर्फ ब्याह नहीं, ब्याह के बाद की समझदारी की तैयारी करो, समझे? भैया जी शर्माता है, पकड़ो है। सेहत और सोच दोनों से तैयार होकर परिवार बढ़ा रहा है इंडिया, अपना भविष्य पक्का बना रहा है इंडिया। फोन करें और परिवार नियोजन से जुड़ी सब जानकारी पाएं। जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार। स्वागत है आप सभी का। और बुनियादी ढांचे पर एक बड़ा फोकस हमने देखा, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। लगातार कई सारे मंत्रालयों के साथ मिलकर के ये कार्य किया जा रहा है। 111 लाख करोड़ रुपए की योजना है। केंद्र, राज्य और निजी क्षेत्र से मिलकर के आना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा तैयार परफॉर्मेंस रिपोर्ट में कहा गया है कि PM गति शक्ति योजना की शुरुआत के 2 सालों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग के स्तर में सुधार देखा गया है। मंत्रालय के मुताबिक पहले जहां किसी बुनियादी संरचना परियोजना के प्री अलाइनमेंट को फाइनल करने में 3 से 4 महीने का समय लगता था, अब वो काम केवल 1 महीने में होता है। PM गति शक्ति योजना के तहत सभी परियोजनाओं के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र मंजूरियों को
पूरी तरह से डिजिटल बना दिया गया है। एकीकृत पोर्टल बनने से योजना को तैयार करने का काम बेहतर हुआ। पहले ये मंजूरियां मैनुअल मिलती थीं, जिसमें ज़्यादा समय लगता था। मूल्यांकन किए गए सेंट्रल प्रोजेक्ट्स में 6 लाख करोड़ से ज़्यादा की 45 रेलवे की परियोजनाएं, 4 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की 47 सड़क परियोजनाएं और 79,000 करोड़ रुपए की आवास और शहरी विकास मंत्रालय की परियोजनाएं और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की परियोजनाएं शामिल है। तो एक बहुत बड़ा फोकस प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के जरिए पिछले 2 सालों में हमें देखने को मिला है। देखना होगा कि बजट में इसके लिए क्या कुछ प्रावधान किया जाता है। तो बजट 2024 के आज के इस अंक में सिर्फ इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको दिखाते हैं कि लोगों को बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखना चाहिए।